नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, आज यूपी होमगार्ड 2025-26 का मॉडल पेपर नंबर 3 देखने वाले हैं हम लोग, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न हैं ये। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हूबहू बिल्कुल इसी तरीके से छप के आ सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और सारे के सारे प्रश्न हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग इसके आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स एक्ट 1963 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ड्यूटी के दौरान होमगार्ड स्वयंसेवक को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और संरक्षण प्राप्त होगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे ही बिल्कुल सेम छप के आ सकता है आपके पेपर में। तो बताइए कौन सी धारा है 1963 की, जो एक्ट था 1963 का, उसमें 16 धाराएं थी। कितनी? 16 धाराएं थी। उसमें से कौन सी धारा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि स्वयंसेवकों को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और संरक्षण प्राप्त होगा? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 10। धारा 10 में ये लिखा है कि जो होमगार्ड्स हैं उनको जो होमगार्ड स्वयंसेवक हैं उनको पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और संरक्षण प्राप्त होगा ड्यूटी के दौरान। कब? ड्यूटी के दौरान। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का पुनर्गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? बताइए। उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का पुनर्गठन जो है वह किस समिति के आधार पर, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? बताइए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी परीक्षा में छप के आ सकता है। बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विशेष राज्य स्तरीय पुलिस समिति। कौन सी? विशेष राज्य स्तरीय पुलिस समिति के आधार पर, की सिफारिशों के आधार पर ये जो होमगार्ड संगठन था कब पुनर्गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा है, होमगार्ड्स की केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो सीटीआई है, चिन्हट में विशेष रूप से किस पद के अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है? दोस्तों, चिन्हट कहां है? तो लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में है चिन्हट। और यहां पर जो सीटीआई है वहां पर किस पद के अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राजपत्रित अधिकारी और कंपनी कमांडर। दोस्तों, जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सीटीआई है यहां लखनऊ के चिन्हट में स्थित है और यहां पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च प्रशिक्षण केंद्र भी है ये। और यहां पर मुख्य रूप से राजपत्रित अधिकारी और जो हमारे कंपनी कमांडर हैं इनको आपदा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। कहां पर? सीटीआई, यानी कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो कि चिन्हट में है। चिन्हट कहां है? लखनऊ में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि ये प्रशिक्षण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट और डायस्पोर खनिजों का भारत में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? दोस्तों, किस जिले में पायरोफिलाइट और डायस्पोर खनिजों का भारत में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो वो कौन सा जिला है? तो दोस्तों, वो जिला है हमारा ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर जिले में पाए जाते हैं इन दोनों के विशाल भंडार, जो कि भारत में सबसे बड़े भंडार हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है उसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, आपसे पूछ रहा है। बताइए। इसका राइट आंसर है मुरादाबाद। दोस्तों, कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मुरादाबाद। और इसमें 6 शामिल हैं, 6 जिले शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? आगरा है, अलीगढ़ है, उसके बाद चित्रकूट है, कानपुर भी है, झांसी है और लखनऊ है। तो ये कौन से 6 हैं इसमें शामिल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में, डिफेंस कॉरिडोर में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6।
ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जेल का चयन नहीं किया गया था? दोस्तों प्रश्न को मैंने बोला था घुमाने की कोशिश की जाएगी, तो ये पूछ रहा है किस जेल का चयन नहीं किया गया था, आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जितने भी जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन में था कौन कौन, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लिहड़ी, इन लोगों को सबको अलग अलग फांसी दी गई थी। जैसे गोरखपुर में किसको दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। फैजाबाद में किसको दी गई थी, तो अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। और जो इलाहाबाद नैनी है उसमें ठाकुर रोशन सिंह को दी गई थी। और जो गोंडा है, गोंडा जिला इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। लेकिन मेरठ में किसी को फांसी नहीं दी गई थी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डीप पूछेगा आपसे। देखिए कहां फांसी नहीं दी गई थी आपसे पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइए। उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है वो नेपाल साइड में स्थित है। वहां पर मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो वह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय नम। कैसी? उष्णकटिबंधीय नम जो जलवायु है वह पाई जाती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय दोनों स्थित है? दोस्तों यहां पर प्रश्न में एरर है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय है ये अब लखनऊ में है। ये कहां है? लखनऊ में, सिग्नेचर बिल्डिंग में। पहले उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में होता था, लेकिन इस टाइम ये लखनऊ में है पुलिस मुख्यालय। लेकिन अभी भी उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह प्रयागराज में है, तो इसका आंसर जो है हम प्रयागराज लगाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वह अब लखनऊ में स्थित है और वो सिग्नेचर बिल्डिंग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। कूट आधारित, ये देखिए प्रश्न है हमारा कूट आधारित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों पर विचार करें। जो कोई भी गिरफ्तार होता है व्यक्ति, उसके अधिकार क्या होते हैं, इनमें आपको देखना है। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार बिल्कुल होता है। अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार ये भी बिल्कुल होता है। 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों 24 घंटे के अंदर पुलिस का जो कर्तव्य है वो होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करना होता है। लेकिन किसी भी गिरफ्तार हुए अपराधी या गिरफ्तार हुए व्यक्ति का जो अधिकार होता है उनमें ये 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट का सामने पेश करने का अधिकार, कोई ऐसा अधिकार नहीं है। तो इसका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, 1 और 2, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 यही दोनों अधिकार होते हैं जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति होता है उसके। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 10। लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर संविधान की किस सूची का विषय है जिसके तहत होमगार्ड्स कार्य करते हैं? दोस्तों लोक व्यवस्था याद रखिएगा, संविधान की किस सूची का विषय है जिसके तहत होमगार्ड जो है वह कार्य करते हैं, बताइए। दोस्तों जो लोक सेवा व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, क्या राज्य सूची का विषय है? कैसी? राज्य सूची का विषय है जिसके अंतर्गत जो होमगार्ड्स होते हैं वह काम कर सकते हैं, याद रखिएगा, राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 11। जो ये कथन है, कथन को देखना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ठीक। कारण क्या है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विकल्प हैं ये, यानी कि हमारा जो कथन है वो ध्यान से पढ़िएगा। कथन वाले प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ठीक। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या है, बहुत सही। पहला ही आंसर हमारा इसका भी हो जाएगा। जो कथन और कारण दोनों सही हैं। जो हमारा कथन है उत्तर विधान परिषद स्थायी सदन है, ये भी सही है। और इसका जो कारण है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि ये भंग नहीं होती, विधान परिषद जो है ये भंग नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इसके जो 1/3 व्यक्ति हैं, 1/3 सदस्य हैं, वह
प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। दोस्तों कथन और कारण वाले हर पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पेपर में ऐसे प्रश्न कूट वाले और कथन वाले आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं, तो इनको अवॉइड तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 है हमारा, रैंसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों रैंसमवेयर होता क्या है, दोस्तों रैंसमवेयर में क्या होता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के डेटा को इनक्रिप्ट यानी कि लॉक कर देता है, और जो ये हैकर होते हैं ये लॉक कर देते हैं। अब क्या होता है, जिनका डाटा होता है उनसे ये पैसे मांगते हैं कि मुझे इतने पैसे दे दो फिर मैं इसको अनलॉक करूंगा। तो ये जो फिरौती है इसी को हम रैंसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंसम बोलते हैं। तो इसमें जो है ये पूछ रहा है आपसे, रैंसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है मुख्य उद्देश्य, डेटा चोरी करके उसे सार्वजनिक करना नहीं, कंप्यूटर फाइल्स को लॉक कर पैसे फिरौती मांगना, बहुत सही, यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। हार्डवेयर को शारीरिक रूप से नष्ट करना, बिल्कुल ही इंटरनेट की गति को धीमा करना नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, कंप्यूटर फाइल्स को लॉक कर पैसे यानी कि फिरौती मांगना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। साइबर सुरक्षा में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ क्या है, बताइए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ क्या है। दोस्तों साइबर सुरक्षा, आपकी परीक्षा में साइबर सुरक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न गारंटेड आएगा, आप लिख के ले लीजिए। तो बताइए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लाभ क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, और जैसे कि ओटीपी। दोस्तों क्या है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये करता क्या है, दोस्तों जैसे कोई फाइल है उसमें आपको एक कोड देगा, अगर आप वही कोड डालेंगे तभी वो खुलता है। तो याद रखिएगा ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है, जैसे कि ओटीपी भी होता है उसी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। सरकी साम्राज्य के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद की उपाधि दी गई थी, बताइए। किस शहर को सिराजे हिंद की उपाधि दी गई थी सरकी साम्राज्य के दौरान, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जौनपुर। दोस्तों जौनपुर को शिक्षा, कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया था, कब, सरकी साम्राज्य के दौरान, इसीलिए इसको जो है सिराजे हिंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी, सिराजे हिंद की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है, बताइए। कौन सी नदी जो विंध्य श्रेणी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा केन नदी। कौन सी, केन नदी। दोस्तों केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जो विंध्य पर्वत श्रेणी है इसकी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, और यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो चिल्ला यानी कि भोजा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। अमीर खुसरो ने कौसाम्बी के पास किस विशेष शैली की गायिका का विकास किया था, बताइए। अमीर खुसरो ने कौसाम्बी के पास किस विशेष शैली की गायिका का विकास किया था, बताइए। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है अमीर खुसरो किस लिए प्रसिद्ध थे, ख्याल और कव्वाली के लिए भी। ये ख्याल और कव्वाली भी गाया करते थे, और इन्हीं से ये जो गायिका की शैली है ख्याल और कव्वाली, इन्हीं से फेमस हुई थी, अमीर खुसरो से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य माध्यम क्या है, बताइए। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का मुख्य माध्यम क्या है, शिक्षा और मीडिया, केवल पुलिस, केवल कानून या केवल जेल, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, शिक्षा और मीडिया। प्रमुख माध्यम क्या है, शिक्षा और मीडिया। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। क्या मानवाधिकार आयोग खुद किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, बताइए। क्या मानवाधिकार आयोग जो है वो किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हां। अखबार की खबर या टीवी रिपोर्ट के आधार पर भी जो मानवाधिकार आयोग है वो किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश सहित से मिलती है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्यों से लगती है, आपको बताना है। बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 9। दोस्तों 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है हमारे जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो। 8 राज्य कौन कौन से हैं अगर, तो वह राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बताइए। जो सिंह स्तंभ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है, तो ये स्थित है सारनाथ में। कहां स्थित है? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी के आसपास है। और ये जो सिंह स्तंभ है यही जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, इसी को जो सिंह स्तंभ है, अशोक का सिंह स्तंभ। और जो हम देखते नहीं है वो ऊपर का हिस्सा जो होता है जिसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, एक्चुअली उसमें 4 शेर होते हैं लेकिन हमें सिर्फ 3 दिखाई देते हैं, वही है सिंह स्तंभ और सारनाथ में स्थित है। और इसने भारत सरकार ने इसको अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। माता टीला बांध किस नदी पर बनता है? बताइए। जो माता टीला बांध है वह किस नदी पर बनता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी पर बनता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। विषम को चुने। दोस्तों ये मिलान है, कौन सा मिलान सही नहीं है आपसे पूछ रहा है, बताइए। बिजनौर गंगा, अयोध्या सरयू। बिजनौर गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो बिल्कुल है। गोमती लखनऊ के किनारे स्थित है नदी, हाँ बिल्कुल नदी गोमती नदी के किनारे ही हमारा लखनऊ है। वाराणसी यमुना, नहीं, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी, ना कि यमुना नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? बताइए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। क्या? आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा के लिए हमारा रसायन है, सिल्वर आयोडाइड, इसका छिड़काव किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन क्यों भरी जाती है? बताइए। दोस्तों इसको भी मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आर्गन हमारे बल्ब में, हमारे जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें आर्गन क्यों भरी जाती है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है, ये जो आर्गन गैस भरने से ये जल्दी फूकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। उत्तर प्रदेश में मंडलीय कमांडेड के अधीन सामान्यतः कितने जिले आते हैं? बताइए। जो मंडलीय कमांडेड होता है, डिविजनल कमांडेड, वो उसके अधीन सामान्यतः कितने जिले आते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संबंधित राजस्व मंडल के सभी जिले। राजस्व मंडल के सभी जिले आते हैं जो डिविजनल कमांडेंट होता है उसके अधीन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। होमगार्ड स्वयं सेवक का सेवा भत्ता निर्धारित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए। होमगार्ड स्वयं सेवक का जो सेवा भत्ता है वह निर्धारित करने का जो अधिकार है वह किसके पास होता है? अंतिम अधिकार। बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राज्य सरकार, कैबिनेट, यानी कैबिनेट के पास होता है जो होमगार्ड स्वयंसेवक का जो सेवा भत्ता है उसको निर्धारित करने का अंतिम अधिकार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। प्लाटून कमांडर रैंक के अधिकारी के पास कितने होमगार्ड स्वयंसेवकों की टोली होती है? बताइए। जो प्लाटून कमांडर होता है उसके रैंक के अधिकारी के पास कितने जो होमगार्ड स्वयंसेवक हैं उनकी टोली होती है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 30।
30 लोगों, जो 30 स्वयंसेवक हैं उनकी टोली होती है, प्लाटून कमांडर जो होता है इसके रैंक के अधिकारी के पास। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य यानी काऊ सेंचुरी बनाया गया है? बताइए वह कौन सा जिला है जहां उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य यानी कि काऊ सेंचुरी बनाया गया है, आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। मिर्जापुर में बनाया गया है पहला काऊ सेंचुरी, जो उत्तर प्रदेश का पहला काऊ सेंचुरी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में उत्पाद है और सूची 2 में जिला। बताइए कौन सा इत्र जो है वह कहाँ का फेमस है? 100 बार बताया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। इत्र हमारा कन्नौज का है यानी कि x का 2 वाला हो जाएगा। y चाकू कहाँ का है? रामपुरी। दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था कि जो फिल्मों में हमने सुना है कि रामपुरी चाकू बड़ा फेमस है, तो चाकू कहाँ का है? रामपुर का। पेठा कहाँ का है? आगरा का है, यानी कि x का 2 यानी कि x का 2 ये वाला, और इसमें है ही नहीं x का 2 यही, यानी कि हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही मिल गया। y का 1 ये भी सही है, z का 3 ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी हम विकल्प हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक ही बार में हमको पता चल गया x2 यहां पर है यानी कि x2 और कहीं नहीं है, यानी कि जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, चंदौली। किसको कहते हैं धान का कटोरा? चंदौली को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत विकास कार्यों में दानकर्ता को कितनी राशि का वहन करना होता है? बताइए जो मातृभूमि योजना है उसके तहत विकास कार्यों में जो दान करता है उसको कितनी राशि का वहन करना पड़ता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 60%। दोस्तों कोई भी इंसान अगर गांव में किसी चीज का बिजनेस करना चाहता है या कोई पुस्तकालय जैसे खोलना चाहता है, सामुदायिक केंद्र खोलना चाहता है या स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहता है, तो उसमें क्या होता है उसको 60% जो बनने में लागत लगती है उसका 60% उसको देना होता है, और इसका जो 40% है वह संबंधित राज्य सरकार देती है। कितना? 40% राज्य सरकार और 60% उसको खुद से वहन करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? बताइए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह किस जिले में की जा रही है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। कहां? अलीगढ़ में की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए जो आईपी एड्रेस है इसका पूर्ण रूप क्या होता है कंप्यूटर में? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस जो आई फॉर इंटरनेट, पी फॉर प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। महोदय किसका प्राचीन नाम है? बताइए जो महोदय है यह किसका प्राचीन नाम है आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कन्नौज। दोस्तों प्राचीन काल में इसे कन्नौज कहा जाता था और इसी को कान्यकुब्ज यानी कि कान्यकुब्ज, इसी को ही कान्यकुब्ज भी कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताइए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सुहेली। कौन सी नदी? सुहेली। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? कमेंट करके आंसर आप बता दीजिए, 100 बार बताया होगा कम से कम आपको। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के सुधार आंदोलनों से रहा है? बताइए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के सुधार आंदोलनों से रहा है? बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है बताइए। जो उत्तर प्रदेश में नगर निगम है उनमें नगर कुल संख्या कितनी है उनकी बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 17 नगर निगम है। कितने? 17 नगर निगम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 17वां यानी कि जो हमारा लास्ट यानी कि नवीनतम जो है वो कौन सा है? शाहजहांपुर। सबसे नवीनतम कौन सा है? शाहजहांपुर है, याद रखिएगा। 17 नगर निगम है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है बताइए। कठिन काव्य का प्रेत जो है वह किस कवि को कहा जाता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केशवदास को। किसको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? तो केशवदास को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है बताइए। अंधेर नगरी जो नाटक है उसके रचयिता कौन है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। कितना? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। भारत का प्रथम अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है बताइए। प्रथम अमृत सरोवर किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पटवाई रामपुर में। कहां? पटवाई रामपुर में भारत का प्रथम अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है, यह भी उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। जनहित याचिका जो PIL है की अवधारणा भारत में किसने शुरू की थी बताइए। जो जनहित याचिका PIL है इसकी अवधारणा जो है वह भारत में किसने शुरू की थी बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जस्टिस भगवती ने। किसने? जस्टिस भगवती ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहां स्थित है बताइए। जो बायोटेक पार्क है वह कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये जो उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क है वह कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है, और लखनऊ राजधानी है हमारी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। सरकी और धमार गायन शैली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है बताइए। जो सरकी और धमार जो गायन शैली हैं इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है आपको बताना है बताइए। दोस्तों जो सरकी और धमार है यह ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये जो गायन शैली है यह ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है बताइए। जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है तो वो मानी जाती है सैंडल पीक। कौन सी? सैंडल पीक मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद आपकी परीक्षा में आ जाए। जनजाति से अगर प्रश्न आया तो ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति मनाती है जो दीपावली है उसको शोक के रूप में, उनका त्योहार होता है, ये शोक के रूप में मनाती है दीपावली को। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के किस जिले की थी बताइए। अरुणिमा सिन्हा जो थी वह उत्तर प्रदेश के किस जिले की थी जिन्होंने विकलांग होते हुए भी एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने का खिताब पाया था बताइए।
इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अंबेडकर नगर। कहाँ की थी? अंबेडकर नगर की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय वर्तमान में शामिल हैं? बताइए, जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय वर्तमान में शामिल हैं आपको बताना है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 52 विषय। कितने हैं? 52 विषय। मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 का, उसमें 5 नए विषय जोड़ दिए गए, तो अब कितने हो गए? 52 हो गए। वर्तमान में कितने हैं? 52, और पहले थे कितने मूल रूप से? तो 47। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। जो खादी ग्रामोद्योग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपसे पूछ रहा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1960 में। कब? 1960 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50। उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा किन 2 रंगों का होता है? बताइए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा है वह किन 2 रंगों का होता है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए लाल और नीला। कैसा होता है? लाल और नीला होता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में 50 प्रश्न और अगली वीडियो में 50 प्रश्न हो जाएंगे। तो जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 3, उसके 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और वर्दी की तरफ एक और कदम बढ़ा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।